नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे। वह जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो मुद्दे हैं उनका समाधान करते हुए एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के। जिन्होंने भी उन वीडियोस को देखे हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रख दूंगा और इसी तरह यहाँ मैं आई बटन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज उसके आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा चैप्टर 5 है जिसका शीर्षक है विधायिका। तो आज हम जानेंगे कि विधायिका क्या है ना, इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानेंगे, इनका किस हिसाब से फॉर्मेशन हुआ है तो उसका हम पूरा देखेंगे। जैसे हम क्या देख रहे हैं, इसमें परिचय के तौर पर मैंने इसका एनसीईआरटी के लिए लिया है। तो हम भारत के चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि विधायिकाएं कैसे काम करती हैं, है ना, और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में ये कैसे काम करती हैं। अब भारत में जैसे संसद और राज्य की विधायिकाओं की संरचना, उसके कार्य, उसके नियमों, प्रश्नावली, हर चीज को आपने ध्यान से देखा होगा। लोकतांत्रिक शासन में उसके महत्व का भी हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे, जैसे आपका क्या है कि विधायिका का क्या महत्व है ना, विधायिका के पूरे महत्व, सॉरी, हाँ हाँ, ये देखेंगे विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य शक्तियां क्या है, कानून कैसे बनता है, कैसे किस हिसाब से कानून को बनाया जाता है, कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे किया जाता है और संसद अपने ऊपर नियंत्रण कैसे रखती है। इन सभी बातों को आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे स्मरणीय बिंदु में मैंने इसको टॉपिक आपके हिसाब से लाया हूँ। मतलब ये है कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पूरा जो आपके एनसीईआरटी रहते हैं उसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड मैं सिर्फ यहाँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ। मतलब पूरी एनसीईआरटी का सिर्फ निचोड़ आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है ना, जो ब्रिटिश के प्रणाली के आधारित है। मतलब जो अपने यहाँ संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वो ब्रिटिशरों की देन है। मतलब ब्रिटिश टाइम पे जैसा शासन चलता था अपने देश में जिस हिसाब से, तो उसी के हिसाब से वर्तमान में भी अपने भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। तो उस टाइम पे भी सरकार के 3 अंग होते थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और वर्तमान समय भी इसका पूरा होता था। एक ये है कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता था। ब्रिटिश के टाइम पे इतना ज्यादा नहीं होता था, पर हाँ कुछ लेवल तक होता था। इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है ना। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। तो ये आपके होते हैं सरकार के नियम बनाने, कानून बनाने के लिए किस हिसाब से विरोध प्रदर्शन द्वारा कैसे कैसे करके कानून बनाते हैं और सरकार का शासन कैसे चलता है उसके बारे में। और इसका क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 के अनुसार क्या बताएगा कि भारत के संसद में 2 सदनों के साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अपने भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 के द्वारा ही अपने यहाँ 76 के अनुसार भारत की संसद में इन 2 सदनों के अलावा राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। मतलब लोकसभा में जो नियम बनेगा, है ना, राज्यसभा में पारित होगा, है ना, राज्यसभा में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा असेंट के लिए, लास्ट सिग्नेचर के लिए। तो द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका से अभिप्राय समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ क्या होता है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। कहने का तात्पर्य ऐसा होता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी उत्तेजित अवस्था में या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं, ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि लोकसभा से जब कोई नियम पारित हो जाता है तो जब वो राज्यसभा में जाता है तो एक तरह से क्या होता है, विचार विमर्श किया जाता है कि ये नियम जो बनाया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, एक सही है कि नहीं सही है। तो इस हिसाब से फायदा होता है ना। क्योंकि क्या रहता है कि जो राष्ट्रीय विधायिका में क्या होता है कि जो आपके राज्यसभा में लोग होते हैं वो थोड़ा एल्डर वर्ग के नेता होते हैं, ज्यादा बूढ़े हो गए, है ना, इसीलिए वो उच्च सदन कहलाता है वहाँ ज्यादा। तो उस हिसाब से वो क्या रहता है कि वो नियमों को ध्यान देते हैं और उसके बाद उस नियमों को पारित कराने में सहयोग करते हैं। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसमें अधिकतम
250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब राज्य सरकार, राज्यों में जिनकी सरकार है वो अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजते हैं, है ना। तो उस हिसाब से इनका चुनाव होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है, इनमें कोई प्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव नहीं होता है। इसका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। मतलब अगर आप राज्यसभा संसद के लिए सदस्य के लिए चुने जाते हैं तो आप एक बार चुने जाने पर आप 6 वर्ष तक संसद रह सकते हैं, सदस्य रह सकते हैं। राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है, मतलब यह कभी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्य जिनके 6 वर्ष कार्यकाल पूरे हो जाते हैं, 1/3 सदस्य उनका प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव होता है, मतलब उनको भेजा जाता है ना। अमेरिका में भी द्विसदन है। जैसे अमेरिका में द्विसदन में क्या होता है, सीनेट होता है, इसमें प्रत्येक को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब भारत में ऐसा नहीं है। जैसे आप यूएसए में कह सकते हैं कि जितने राज्य हैं, हर राज्य से ये दो दो संस्था, एक तरह से सीनेट अपना प्रतिनिधित्व करते हैं हर राज्य से। पर अपने यहाँ क्या है कि भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा और कम जनसंख्या वाले को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस हिसाब से अपने यहाँ होता है ना। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा के प्रतिनिधि की योग्यता क्या होती है। मतलब अगर राज्यसभा के प्रतिनिधि आप बनना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता है, क्या आपके लिए नियम है। तो क्या होता है कि आप भारत के नागरिक हो, है ना, आपकी आज 30 वर्ष हो गई हो और 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो अगर ये योग्यताएं आपके पास है तो आप राज्यसभा के प्रतिनिधि की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राज्यसभा की शक्तियां व कार्य। राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं। राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियां हैं, है ना। वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकते हैं। मतलब कोई भी वित्त विधेयक अगर लोकसभा में पारित हो रहा है तो अगर वो राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, उस पर विचार विमर्श करके वो अपना असेंट दे सकती है ना। संविधान संशोधन की भी संबंधित शक्तियां हैं। अगर संविधान संशोधन हो रहा है तो राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक हो जाता है। प्रशासनिक शक्तियों में होता है, मंत्री उनके विभागों के संबंध में प्रश्न कर सकते हैं। राज्य से भी राज्यसभा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से मंत्री का मंत्रालय में हिसाब से किस हिसाब से कार्य हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, या फिर जो जैसा है वो सारे प्रशासनिक शक्तियां भी इनके पास होती हैं। अन्य शक्तियों में क्या होता है, चुनाव, महाभियोग, आपातकाल, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना इत्यादि दोनों पर सदनों की अनुमति जरूरी होती है। तो ये हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा क्या है कि जैसे लोकसभा जो होती है भारतीय संसद का निम्न सदन कही जाती है, इसे निम्न सदन कहते हैं भारतीय संसद का, है ना। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, है ना। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, जो 543 निर्वाचित सदस्य है। मतलब ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है ना। और साथ साथ एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्य का चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। लेकिन ये क्या है कि एग्नो इंडिया जो मनोनीत सदस्य थे उनको भी 2020 में इसको खत्म कर दिया गया। इसका कार्यकाल जो होता है 5 बार तक निर्धारित होता है ना। परंतु इसे समय से पहले भी वंचित किया जा सकता है। अगर इसको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ गया या फिर इसके पास मेजोरिटी नहीं रही, है ना, तो इन सब वजहों से इसको एक तरह से भंग किया जा सकता है। तो भारत में क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली है ना, जिस कारण से क्या होता है कि राज्यसभा से ज्यादा इसका लोकसभा का महत्व है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है। अगर इसे जनता द्वारा किया जा रहा है मतलब इसमें जनता का पूरा विश्वास है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जिस कारण से ये अधिक शक्तिशाली है ना। इसे कार्यपालिका को भी, है ना, हटा देने की शक्ति भी प्राप्त है। अब हम देखेंगे संसद के प्रमुख कार्य। संसद के प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला क्या होता है संसद के प्रमुख कार्य में, आपका आता है कानून बनाना, नियम कानून बनाना, है ना, एक्ट पास करना, बिल लाना, न लोगों के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों को लाना, है ना। तो ये सब क्या होता है संसद के कार्य होते हैं। इसका क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका को कार्य के किस हिसाब से कार्य करना है उनके नियमों को बनाना, है ना। उनको विभिन्न जो आपके मंत्रालय हो गए उनके जो कार्य होते हैं उन सबको निर्धारित करना, ये कार्यपालिका पर एक तरह से नियंत्रण करना संसद का कार्य है। वित्तीय कार्य में क्या आता है, बजट पारित करना, पूरे साल का बजट पारित करना। बजट के द्वारा क्या होता है कि कितना खर्च करना है उसकी अनुमान तय राशि एक तरह से प्रदान की जाती है कि हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, है ना, हर क्षेत्र में। तो ये बजट पारित किया जाता है। और चौथा क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भी संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि समय समय पर संविधान का संशोधन ही आवश्यक है। क्योंकि नई नई जब आप समय बदलता जाता है तो नई नई परेशानियां आती जाती है या फिर नए कार्य आपके सामने आ जाते हैं, तो उन कार्यों को करने के लिए, नियम को सरल बनाने के लिए संविधान का संशोधन भी
जरूरी है, जो ये संसद का प्रमुख कार्य है। निर्वाचन संबंधी कार्य है ना, जैसा कि हमने इससे पहले के चैप्टर में निर्वाचन के बारे में पढ़ा है, तो निर्वाचन में जो नियमावली बनती है उसमें जो सुधार होते हैं, चुनाव सुधार, वो भी संसद के द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। न्यायिक कार्य भी संसद के द्वारा किए जाते हैं, प्रतिनिधित्व किया जाता है, और बहस का मंच भी संसद ही होता है, क्योंकि संसद में जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, समाज में जो बुराइयां होती है, देश में जो गलत हो रहा है, या फिर किसी नियम के खिलाफ कुछ करना है, तो संसद में ही सांसदों द्वारा आपस में बहस की जाती है, उसमें वित्तीय उसमें प्रॉपर चर्चा की जाती है कि ये नियम सही है नहीं सही है। तो संसद का ये प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अब एक दूसरा क्या है कि इसमें लोकसभा की जो विशेष शक्तियां क्या होती हैं, जैसे राज्यसभा तो अपना सब कुछ है ही, लोकसभा में जो कुछ विशेष शक्तियां होती हैं कि धन विधेयक को प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व अस्वीकार कर सकती है। मतलब यह जो है सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा का इससे कोई मतलब, अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होगा, राज्यसभा से उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। उसे संशोधित कर भी सकते हैं, स्वीकार कर भी सकते हैं, ये सब लोकसभा के पास शक्ति है, इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा को सिर्फ 14 दिनों का समय दिया जाता है, उससे फिर वो पास मान लिया जाता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब कुछ भी कार्य होगा, कुछ भी बहस या फिर नियम कानून बन रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो सिर्फ लोकसभा के प्रति सारे मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होंगे, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं। मतलब राज्यसभा के सब प्रश्नों का उत्तर देना उतना जरूरी नहीं है ना। अब विधेयक जो होता है, प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है, वो किस हिसाब से होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई विधेयक लाया जाता है, तो उसमें कैसे विधेयक लाए जाते हैं, विधेयक के कितने प्रकार हैं, और किनके द्वारा वो विधेयक लाया जाता है। कुछ स्पेसिफिक विधेयक होते हैं जिन्हें केवल मंत्रियों द्वारा लाया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे संसद के कोई भी सदस्य पेश कर सकता है ना। तो इस तरह से विधेयक होते हैं। तो इसमें पहला क्या है, सरकारी विधेयक, और दूसरा क्या है, गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या होते हैं, जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, है ना। तो उसमें से पहला क्या होता है, धन विधेयक, जो केवल लोकसभा में पारित होता है, मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक हो गए, और संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक क्या होते हैं, सिर्फ मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं, जो कि सरकारी विधेयक होते हैं। अब क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक, जिसमें क्या होता है, संसद का कोई सदस्य पेश कर सकता है। जिसमें से पहले इसमें गैर सरकारी विधेयक में क्या होते हैं, साधारण विधेयक हो गए, और दूसरा क्या हो गया, संविधान संशोधन विधेयक। मतलब कह सकते हैं कि संविधान संशोधक विधेयक एक तरह से आपका राज्यसभा में भी पारित हो सकता है ना, मंत्रियों द्वारा भी, और गैर सदस्य द्वारा भी पारित हो सकता है राज्यसभा में। तो ये होते हैं दो प्रकार के विधेयक, है ना। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, हमने तो ये देख ली है कि ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विधेयक किन मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं। अब हम इनकी प्रक्रिया देखेंगे कि इनकी क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में जैसे हम क्या देखेंगे कि इसका प्रथम वाचन किया जाता है, मतलब कोई भी विधेयक जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, तो उसका प्रथम वाचन किया जाता है। प्रथम वाचन का तात्पर्य ऐसा है कि अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, मतलब उस पर बहस नहीं होती, पर उसका पूरा चर्चा की जाती है। द्वितीय वाचन में समिति स्तर पर होती है, उसकी प्रॉपर चर्चा होती है ना, और उस पे क्या एक्शन लेना है, मतलब एक्शन लिया नहीं जाता, पर उस पर प्रॉपर चर्चा होती है, उसकी प्रतियां बांटी जाती है सभी सदस्यों पे, तो उसको बारीकी से जांच की जाए। और तीसरे में क्या होता है कि जब ये हो जाता है तो फिर इसके लिए आपको समितियों को भेज दिया जाता है, जो आपकी प्रारूप समितियां हो गई, या फिर सॉरी, प्रारूप समिति नहीं, मतलब आपकी जो समितियां होती हैं, 24 समितियां जो हो गई, स्थायी समितियां, उन पर इनको चर्चा करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उन पर विषयवार बिंदुवार चर्चा होती है ना। कौन से मुद्दे सही हैं, कौन से मुद्दे में क्या आपको एडिट करना है, मतलब हटाना है, क्या जोड़ना है, कितना उसमें धन खर्चा होगा, क्या कैसे होगा, तो वो समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद तृतीय वाचन होता है इसमें, है ना। तृतीय वाचन हो जाने के बाद इसमें क्या किया जाता है, फिर दूसरे सदन की प्रक्रिया की जाती है, मतलब फिर इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे कोई विधेयक राज्यसभा में लाया गया है, तो राज्यसभा में जब तृतीय वाचन हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, 1 महीने 14, अगर वित्त विधेयक हुआ तो 14 दिन का टाइम है, साधारण विधेयक हुआ और कोई विधेयक हुआ तो 1 महीने का टाइम राज्यसभा को दिया जाता है। अगर उन्होंने ये विधेयक पारित कर दिया तो ठीक है, संशोधन के लिए दिया तो और ठीक है, नहीं किया तो 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और अगर ये संशोधन करके राज्यसभा में लोकसभा में भेजते हैं, तो अगर लोकसभा चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है संशोधन को, नहीं तो उसे वैसे वो कर सकती है। फिर जब इसके बाद दोनों सदनों में वाचन हो जाता है ना, फिर सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एसेंट के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो धन विधेयक, नियम या कानून, एक्ट बनता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि
पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे वीटो लगा सकता है या फिर उस पर तुरंत एक्शन ले सकता है, नहीं तो उसको पॉकेट वीटो वीटो रख सकता है। मतलब वीटो द्वारा उसको चाहे तो तुरंत पारित कर दे और नहीं तो उसको टाइम लगा दे। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। अब हम देखेंगे संसदीय नियंत्रण के साधन, है ना। तो संसदीय नियंत्रण किस हिसाब से किया जाता है, संसद द्वारा जो नियंत्रण होता है बहस और चर्चा द्वारा, है ना। बहस और चर्चा का तात्पर्य ऐसा है कि जब कोई संसद लगता है, संसद की प्रक्रियाएं जब होती हैं, जैसे संसद क्या होता है साल में 3 बार लगता है, ग्रीष्मकालीन कहते हैं, शरद और वर्ष, आपका ये एक तरह से कह सकते हैं कि, सॉरी मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो संसदीय सत्र जो बुलाया जाता है तो इसमें कोई इसका निश्चित कैलेंडर नहीं होता है। संसद में को एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जिसमें से सबसे पहला सत्र जो होता है जनवरी के अंत में और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका बजट पास होता है। दूसरा सत्र होता है कि जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त माह में खत्म होता है, इसे क्या कहते हैं, मानसून सत्र। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। और तीसरा क्या है कि शीतकालीन सत्र, यानी आपका ये नवंबर से दिसंबर के बीच में इसको चालू किया जाता है। तो इन सत्र में क्या होता है कि प्रश्नकाल होता है ना। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद शून्यकाल हो गया, शून्यकाल के बाद इसका होता है स्थगन प्रस्ताव, है ना। तो स्थगन प्रस्ताव मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जाता है। तो स्थगन द्वारा बैठकों को कुछ निश्चित समय, 2 घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए निलंबित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, है ना। और सत्रावसान क्या होता है कि सत्रावसान में केवल बैठक के बल्कि सदन को ही सत्र में समाप्त किया जाता है ना। इसमें सत्रावसान की कार्यवाही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना, और फिर इकट्ठे होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। तो सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त हो जाना है, ना कि विघटन होना। तो ये होते संसदीय नियंत्रण के शासन। अब हम देखेंगे कि कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जब आपकी चर्चा होती है तो जो एक्ट बना है ना, जो नियम पारित किया गया है, मतलब पारित नहीं हुआ है, तो उसको स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, सही है, कितनी काट छांट करनी है, किस हिसाब से कितना करके उसको कंट्रोल करके आपको पारित करना है, ये सब किया जाता है। तो कानूनों के स्वीकृत भी होते हैं या अस्वीकृत भी किया जाता है। अगर वो कानून स्वीकृत हो गया तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो वो फिर अस्वीकृत मान दिया जाएगा। वित्तीय नियंत्रण होता है ना। संसदीय नियंत्रण में क्या होता है कि बहस और चर्चा के माध्यम से प्रश्नकाल के द्वारा प्रश्न पूछ के वित्त का नियंत्रण किया जाता है कि इस योजना में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है या फिर कम खर्च हो रहा है, तो इसमें और पैसा लगाना चाहिए, है ना। अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जाता है सरकार के प्रति कि सरकार के पास विश्वास मत है कि नहीं है। निंदा प्रस्ताव, किसी मंत्री द्वारा किए गए गलत कार्य या फिर उसके कुछ बयान को लेकर तो निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। और संसदीय समितियां क्या होती है कि समिति एक छोटी संख्या है जिसमें एक विशेष कार्य सौंपा जाता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी करते हैं। जैसे आपका वाचन के टाइम क्या होता है कि जब द्वितीय वाचन हो जाता है तो समितियों के पास इसकी चर्चा एक तरह विभागीय जांच की जाती है। तो वही समितियों में ये क्या होता है कि ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों पर निगरानी भी रखती है। अब हम देखेंगे समितियां। समितियां क्या है, तो पहला है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति क्या होती है, वित्तीय समिति में आपका आता है लोक लेखा समिति, है ना, जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है नहीं हुआ है इसकी जांच करती है, पूरा इसका लेखा रखती है। दूसरा होता है प्रकलन समिति, ये खर्च में किफायत की तरह जांच करती है कि खर्च में जो हुआ है किफायती तौर पर हुआ है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है या फिर इनमें कम तो नहीं हो रहा है, तो प्रकलन समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है। प्रकलन समिति में ये सब आता है। और आपका तीसरा है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति इसका तात्पर्य होता है कि सरकारी उद्योग जितने आपके लगे हुए हैं उनकी रिपोर्टों की जांच करती है। उस उद्योग का व्यवसाय कितना पूर्वक कुशलता पूर्वक चलाया जा रहा है, उसमें प्रॉफिट है, लॉस है ना। जैसे विदेशों में कुछ ओएनजीसी जैसी कंपनियां हो गई, अपने सरकारी कंपनियां हो गई, है ना, तो उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है, इनकी पूरी जांच करती है। तो वो लोक उपक्रम समिति द्वारा जांच की जाती है। तो ये वित्तीय समितियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। अब दूसरा है विभागीय अस्थायी समितियां। विभागीय अस्थायी समितियां का तात्पर्य ऐसा है कि यह कृषि, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधी विधेयकों की जांच करते हैं। मतलब विभागीय जो अस्थायी समितियां होती हैं ये कृषि संबंधी जितने भी मामले हो गए हैं ना, जो भी नियम पारित हो रहे हैं उनकी जांच करती हैं। अन्य समितियों में क्या आता है, नियमन समितियां, है ना, विशेषाधिकार समितियां, कार्य मंत्रण समितियां, है ना, और तीसरा चौथा हो जाएगा आश्वासन समिति। तो ये अन्य समितियां होंगी। अब हम देखेंगे तदर्थ समितियां क्या है।
तो विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है ना। बोफोर्स कांड के समझौते से संबंधित समिति होती है, तो ये सब तदर्थ समितियां होती हैं। इन समितियों के सुझाए गए संसद शायद ही नामंजूर करे, मतलब ये इनके ठोस रहता है। इनके पास प्रॉपर जानकारी लेके आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जो कि एक अच्छे वे में करते हैं। तो ये क्या हो, तदर्थ समितियां होती है। तो इनको संसदीय द्वारा जो समितियों द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनको संसद बहुत ही कम मामलों में नामंजूर करती है, बाकी इनकी समितियों द्वारा दिए गए सुझाव को मान लेती है। और संसद किस प्रकार स्वयं नियंत्रित करती है ना, स्वयं को किस प्रकार से संसद नियंत्रित करती है, तो संसद का सार्थक वो अनुशासित होना है ना, पूरा नियम से कार्य होना है ना, नियम से विरुद्ध कुछ नहीं करना है ना। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, कुछ भी गलत हो रहा है ना, सही हो रहा है ना, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना, सत्रावसन करना है ना, आहूत करना, तो इन सबको पूरा नियम के तौर करना, तो ये स्वयं को नियंत्रित करते हैं। दल विरोधक कानून द्वारा 1985 में जो 92वां संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन किया गया, 91वें संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। तो दल विरोधी कानून द्वारा क्या होता है कि संसद स्वयं को नियंत्रित करती है, जिससे संसद जो सांसद जो होते हैं वो गलत या फिर कुछ ऐसे अनुचित व्यवहार न करने पाए जिससे संसद की छवि को नुकसान पहुंचे। तो इस तरह इन नियमों के द्वारा संसद स्वयं को नियंत्रित करती है ना। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से या फिर यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो, है ना, कोई किसी दल का नेता हो, जैसे किसी भी पार्टी का, उसे अगर बुलाया जाए, अगर वहां उपस्थित ना हो, या फिर दल के निर्देश के विपरीत कोई मतदान करे, है ना, जैसे लोकसभा में संसद में कोई वोटिंग हो रही है, तो उसके विपरीत अपने दल के विपरीत किसी वोटिंग करे, है ना, स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्याग पत्र दे दे, तो उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहरा देता है। तो ये आपका दल बदल के बारे में हो गया। अब भारतीय संघात्मक सरकार में क्या होता है, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश इकाइयों से मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है ना। भारत में क्या है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है, कुछ राज्यों में एक सदनी तथा कुछ राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है। अब क्या है कि राज्यों में जो कानून निर्माण के कार्य विधानमंडलों को दिया जाता है, उसमें से निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। तो कुछ राज्यों में क्या है कि विधान परिषद विधानसभा दोनों है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद बस मतलब विधानसभा बस है, विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं वर्तमान में, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। बाकी राज्यों में क्या है, सिर्फ विधान सभा है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो इस तरह से विधान परिषद और विधानसभा उसी तरह कार्य करती हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा का कार्य होता है। अब हम देखेंगे द्विसदनीय राज्य में क्या होता है, जम्मू कश्मीर जिसमें 2 सदन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक, बाकी सभी राज्य एक सदनीय। मतलब क्या होता है कि सभी राज्यों में क्या क्या होता है कि इन सभी में क्या है कि सिर्फ एक सदनी व्यवस्था है, बाकी सभी में 2 सदनी व्यवस्था है। अब हम देखेंगे विधानसभा की शक्तियां। विधानसभा की क्या शक्तियां हैं, तो विधानसभा की शक्तियां हैं कि विधायी शक्तियां हैं, इसमें नियम कानून बनाने की शक्तियां हैं, जैसे आपके एक तरह से लोकसभा के पास है ना। वित्तीय शक्तियां हैं, जिस हिसाब से आप धन विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं, बजट प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ लोकसभा में जैसे पारित होता है वैसे इसमें सिर्फ विधानसभा में पारित होता है। कार्यपालिका शक्तियां होती है ना, चुनाव संबंधी कार्य होते हैं, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां होती हैं, तो ये सब किसमें होती हैं, विधानसभा में ये शक्तियां होती हैं। संविधान संशोधन का तात्पर्य ऐसा होता है कि कभी कभी कोई संशोधन है जिसमें राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है, तो राज्यों की सहमति में केवल इसमें विधानसभा के जो संशोधन संबंधी शक्तियां हैं वो सिर्फ आपके विधानसभा के पास है, ना कि किसी और सदन के पास। विधान परिषद की क्या शक्ति, इसके पास भी विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ वित्तीय शक्तियां इनके पास भी होती है ना, और कार्यपालिका से नियमित शक्तियां भी इनके पास होती है। दोनों राज्य क्या होते हैं, विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान के विधानसभा को बहुत से अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। मतलब दोनों सदन क्या है कि विधानपालिका के आवश्यक अंग है, मतलब दोनों जरूरी हैं, दोनों से नियम पास होना, कानून एक तरह से बिल पास होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा को बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। इसकी वजह क्या है कि विधानसभा में जो भी विधायक चुन के आते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा चुने हुए आते हैं, जिस कारण से इनको अधिक शक्तियां प्राप्त है। जैसे लोकसभा में सांसद जो होते हैं, है ना, वो प्रत्यक्ष चुन के आते हैं, उनके पास प्रॉपर शक्ति है, सरकार चलाने के जितने भी नियम कानून हो गए, मंत्रालय हो गए, सब उन्हीं के पास होते हैं। उसी तरह इनमें भी राज्यों के स्तर में भी यही होता है।
तो इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और कुछ अपडेट करना चाहें तो वो भी हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे क्या रहे कि उनको भी इस जो आपका ये लेक्चर चल रहा है उसका लाभ उठा सके और अपना फ़ायदा अर्जित कर सके। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप साथ बने रहने के लिए।